नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय में इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम जो कल पढ़े थे उसके आगे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम इंग्लैंड में काफ़ी सुखद पूर्वक रहे थे। इससे जो इंग्लैंड में कैथोलिक विचारक राज सत्ता चली आ रही थी, उस राज सत्ता का अंत हुआ और उसकी जगह प्रोटेस्टेंट विचारक को राजगद्दी प्राप्त हुई थी। संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई एवं अन्य तमाम तरीके से उन पर है वो रोक लगाई गई थी। तो देखिए, अपन ने कल पढ़ा था गदर अधिनियम, सहिष्णुता अधिनियम, त्रिवार्षिक अधिनियम के तहत संसद का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया था। आज हमारा अगला जो परिणाम है वो है राजद्रोह अधिनियम का पारित होना। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद 1696 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इस राजद्रोह के अधिनियम को पारित कर दिया। इसमें एक बात स्पष्ट हो गई थी कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाए उसे कानूनी परामर्शदाता की सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा मुकदमे की तारीख से कम 5 दिन पूर्व उसे आरोप पत्र की नकल दी जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में राजद्रोह के बहाने कई प्रोटेस्टेंट विचारकों को टारगेट बनाया गया था और उन पर झूठा राजद्रोह का मुकदमा पारित करके उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही वंचित कर दिया था। इससे वे नाराज हो गए थे और अब की बार उन्होंने संविधान में नियम रखा कि किसी भी व्यक्ति पर जिस पर अभियोग लगाया जाएगा उसे कानूनी परामर्श लेने का अधिकार रहेगा और कम से कम 5 दिन पूर्व उसे आरोप पत्र की नकल भी दी जानी चाहिए और उसे जूरी के सदस्यों के नामों की सूची भी दी जानी चाहिए ताकि वह जूरी के सदस्य भी छांट सके। अपराधी को अपने पक्ष में गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अर्थात इस राजद्रोह अधिनियम का मतलब यह था कि किसी भी व्यक्ति को अर्थात षड्यंत्रपूर्वक झूठे तरीके से उसे राजद्रोह के मुकदमे में फंसाकर सजा नहीं दी जा सकती थी। अगला है उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम का पारित होना। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जेम्स द्वितीय की कैथोलिकवादी सत्ता का अंत होने के बाद इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट विचारक लोगों ने प्रोटेस्टेंट विचारधारा से जुड़े हुए विलियम ऑरेंज व मेरी का ताजपोशी है वो कर दी थी। इस ताजपोशी के बाद आगे यह भी ध्यान रखा गया कि अगर इनके पुत्र न हो या ऐसी कोई समस्या आ जाए तो उसके बाद ताजपोशी किसकी होनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट नियम है वो बनाए गए थे ताकि भविष्य में कभी भी कैथोलिक विचारकों को ब्रिटेन या इंग्लैंड की
सिंहासन प्राप्त न हो सके। तो इसके लिए 1701 में पारित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के सिंहासन के उत्तराधिकार का निर्णय करना था। 1689 में विलियम मैरी को संयुक्त रूप से सिंहासन भेंट किया गया था और 1694 ईस्वी में मैरी की निसंतान मृत्यु हो गई। अब विलियम अकेला रह गया था। तो 1700 ईस्वी में एन मैरी की जो बहन थी उसका अंतिम पुत्र ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर भी मर गया था और एन के बाद इंग्लैंड के सिंहासन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहा था, क्योंकि विलियम बूढ़ा हो चुका था, वह नई शादी नहीं कर सकता था और उसकी संतान उत्पन्न होने की संभावना भी बहुत कम थी। यही बात एन पर लागू होती थी। अब सिंहासन के लिए स्टुअर्ट वंश के एक ही प्रोटेस्टेंट दावेदार रह गया था, वो था होनोवर के इलेक्टर की पत्नी सोफिया, जो जेम्स प्रथम की पौत्री थी। ऐसी स्थिति में संसद को उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम पारित करना पड़ा था और इस अधिनियम की कई शर्तें थी जो निम्न है। इसमें पहली शर्त थी कि रानी एन के बाद हैनोवर के इलेक्टर की पत्नी सोफिया और उसकी संतान यदि वह प्रोटेस्टेंट ही रहेगी, प्रोटेस्टेंट विचारधारा से जुड़ी रहेगी, तो इंग्लैंड के राज सिंहासन की अधिकारिणी रहेगी। यही कारण था कि 1714 में रानी एन की मृत्यु के बाद हैनोवर वंश का जॉर्ज प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा, क्योंकि इससे पूर्व ही सोफिया का देहांत हो गया था। इस अधिनियम में शर्त रखी थी कि प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठ सकता है। उसे इसकी शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि राजा बनने के बाद वह रोमन कैथोलिक हो जाता है अथवा किसी कैथोलिक के साथ विवाह भी कर लेता है तो उसे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अगला नियम, राजा की विदेशी जो भी यात्रा होगी उसमें वह संसद की अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा। संसद की अनुमति उसके लिए आवश्यक होगी। और इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड के फायदे के बिना किसी दूसरे उपनिवेश के लिए युद्ध में भाग भी इंग्लैंड नहीं लेगा। इसके अलावा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा ब्रिटिश उपनिवेश में जन्मे व्यक्ति ही ब्रिटिश संसद के सदस्य बन सकेंगे। इसके अलावा राज्य की न्याय व्यवस्था में राजा के हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह कहा गया था कि राजा किसी जज को जब तक वह सचरित्र हैं पद मुक्त नहीं करेगा, कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा। यदि संसद के दोनों सदन उसे पदच्युत यानी पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो ही न्यायाधीश पद से हटेगा। इसके अलावा कॉमन सभा संसद की एक सभा है, उसके द्वारा अगर कोई महाभियोग लगा जाता है तो राजा
उस महाभियोग को माफ नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि राजा के अधीन नौकरी करने वाला और पेंशन पाने वाला कोई भी व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता था। और इस धारा का मूल उद्देश्य संसद पर राजा के अनुचित प्रभाव को समाप्त करना था। इस तरह के अधिनियम पारित किए गए थे। अगला है संसद की सर्वोच्चता स्थापित होना। संसद की सर्वोच्चता का मतलब है आम सामान्य नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना। जनतंत्र की जगह लोकतंत्र को, राजतंत्र की जगह जनतंत्र या लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति के उपरांत इंग्लैंड में जिस संसदीय प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था वह क्रमशः 20वीं सदी में पूर्णता प्राप्त कर चुका था। लॉर्ड मेघाले के अनुसार यह क्रांति इसलिए अंतिम क्रांति है क्योंकि इसके पश्चात निरंकुश राजतंत्र रहा ही नहीं और इसलिए भविष्य में किसी और क्रांति की आवश्यकता ही नहीं। मेघाले ने यह भी कहा था कि क्रांति के फलस्वरूप संवैधानिक भ्रांति समाप्त हो गई और स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा भी स्थापित हो गई थी। संसद अत्यंत शक्तिशाली और व्यवहारिक में प्रधान हो गई थी। यद्यपि सम्राट अब भी कार्यपालिका का मुखिया था, लेकिन वह स्वतंत्र न होकर, देवी सत्ता से युक्त न होकर, वह संसद की बात को मानने के लिए बाध्य था। इसके अलावा संसद को और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए थे, ऐसे निर्णय पारित किए गए थे जिसमें राजा शक्तिहीन हो गया था। 1692 और 1693 में के बीच विलियम ने 5 बार निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग किया था, जबकि चार्ल्स ने ऐसा केवल 2 बार किया और जेम्स द्वितीय ने तो 1 बार भी नहीं किया था। राजा के पास कार्यकारिणी शक्ति थी और संसद के पास इसे नियंत्रित करने के लिए केवल महाभियोग का अस्त्र शस्त्र था। किंतु दैनिक कार्यों में इस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग संभव नहीं था। प्रिवी काउंसिल के सदस्यों को मनोनीत करने में राजा को स्वतंत्र रखा गया था, पर वह मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। और विलियम की प्रथम संसद में विहिक दल का बहुमत था, किंतु राजा ने सरकारी पदों पर दोनों दलों के लोगों को नियुक्त किया था। फिर भी इतना स्पष्ट है कि गौरवपूर्ण क्रांति के बाद संसद की जो सर्वोच्चता कायम हुई उसे चुनौती देने का साहस आने वाले समय में किसी भी राजा के पास नहीं था। अर्थात सर्वोच्च शक्ति संपन्न है वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड की संसद बन गई थी। अगला परिणाम अपन देख सकते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में कार्यकारिणी के 2 भाग हो गए थे, एक तो औपचारिक और दूसरा वास्तविक। तो कार्यकारिणी की औपचारिक शक्ति तो राजा के पास ही रही
और वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था। लेकिन राजा के नाम पर मंत्रिमंडल ने शासन का वास्तविक उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया और इस समय तक संसद में विहिप और टोरी दो दल स्थापित हो गए थे और दोनों की गृह एवं विदेशी नीति भिन्न भिन्न थी। चूंकि विलियम दोनों दलों द्वारा नियंत्रित किया गया था, अतः वह दोनों के प्रति कृतज्ञ भी माना जाता था। सदरलैंड की सलाह के अनुसार राजा ने एक ही दल किसकी सलाह के अनुसार? सदरलैंड की सलाह के अनुसार राजा ने एक ही दल से सभी अपने मंत्रियों को नियुक्त करने का निश्चय किया, जिसके पास बहुमत था और उस समय बहुमत विहिप दल के पास था। अतः बाद में इस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों को ही यह अधिकार प्राप्त था। 18वीं सदी में इंग्लैंड के सिंहासन पर हॉनोवर वंश की स्थापना होने के साथ ही मंत्रिमंडलीय पद्धति का स्वरूप और उसके अधिकार स्पष्ट होने लगे और आगे जाकर के संसदीय प्रणाली विकसित हुई और उस समय आगे चलकर प्रधानमंत्री का पद धारण हुआ और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होने लगा। 1742 ईस्वी में कॉमन सभा में बहुमत होना जरूरी था और उस समय परंपरा स्थापित हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है जब तक कॉमन सभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। परंतु सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास अभी होना बाकी था। लेकिन हम मान सकते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता का मार्ग प्रशस्त हो चुका था और यही गौरवपूर्ण क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े सुधार हुए और इंग्लैंड एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर है वो अग्रसर है वो हुआ था। निश्चय ही हम मान सकते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, बिना रक्तपात के हुई क्रांति का असर बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। धन्यवाद।